हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। टर्म वन एग्ज़ाम भी आपके बहुत बढ़िया गए होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ टर्म टू की हम तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्टाफिंग, चैप्टर 6 है ये, पार्ट 1 जो आपकी बुक है उसका। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए रिलेटेड विद स्टाफिंग। कुछ टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स हम आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सो बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टाफिंग के मीनिंग की। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, द नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट प्रोसेस इज टू फिल द वेरियस पोस्ट प्रोवाइडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई आपने मैनेजमेंट पढ़ा, मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस पढ़े, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पढ़ी आपने स्टार्टिंग में टर्म वन के लिए। तो यहाँ पर उसके बाद जो नंबर आता हुआ था स्टाफिंग का। आपने प्लानिंग कर ली, आपने सिलेक्शन कर लिया, चीज़ें आपने ऑर्गेनाइज कर ली हैं, स्ट्रक्चर यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी क्रिएट हो चुका है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या करते हैं, वेरियस पोजीशंस जो आपने क्रिएट करी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली वहाँ जॉब पोजीशंस क्रिएट होंगी और उनको फिल करने के लिए जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज स्टाफिंग। दिस इज टर्म्ड एज द मैनेजमेंट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। तो ये स्टाफिंग फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। इट बिगिंस विथ workforce planning and includes different types of functions like recruitment, selection, training, development, promotion, compensation and performance appraisal of workforce। यानी इसमें सारी की सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। In other words, staffing is that part of the process of management which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce। तो आप ये भी कह सकते हैं कि स्टाफिंग जो है वो पार्ट है मैनेजमेंट प्रोसेस का, जिसका कि पूरा का पूरा जो लेना देना है वो है रिलेटेड विद कि आपको पहली चीज़ तो ये कि आपको प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ऑब्टेन करना है, उसको यूज़ करना है, मेंटेन भी करना है एक सेटिस्फैक्ट्री और सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को। यानी कि आपको उनको ट्रीट भी इस तरीके से करना है कि दे शुड बी टोटली सेटिस्फाइड विद द वर्क एंड इवन विद द कॉम्पनसेशन विच दे आर रिसीविंग। अगर उनको जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फॉर श्योर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कहीं और जाएंगे या फिर वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे। अब मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ है कि स्टाफिंग जो है इसमें वेरियस कॉम्बिनेशंस भी इंक्लूड करे जाते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है कि फिर चाहे वो डेली वेजर्स हों या फिर कंसल्टेंट्स हों या फिर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हों, उनको भी स्टाफिंग का पार्ट जो है माना जाता है, उनको भी यहाँ पे स्टाफिंग में ही इंक्लूड किया जाता है। स्टाफिंग रिकॉग्नाइजेज इम्पॉर्टेंस ऑफ एवरी सिंगल पर्सन एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ द इंडिविजुअल वर्कर हु इज़ द अल्टीमेट परफॉर्मर। स्टाफिंग की एक और डेफिनेशन भी है जो ये डिस्क्राइब करती है कि स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है यानी मैनेजेरियल फंक्शन है जो कि रिलेटेड है विथ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो पोजीशंस आपने क्रिएट करी हैं उनको फिल करना थ्रू सिलेक्शन और फिर ये इंश्योर करना कि वो फिल्ड रहें। ये भी स्टाफिंग का ही एक फंक्शन है, आप कह सकते हैं काम है। अब अगर बात करी जाए इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की, तो सबसे पहली चीज़ या सबसे पहली जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स। तो भाई डिफरेंट जॉब पोजीशन जो है या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए आपको कॉम्पिटेंट पर्सनल्स चाहिए होते हैं। यानी कि ये कॉम्पिटेंट पर्सनल्स का मतलब कि वो लोग जो काम करेंगे, और कॉम्पिटेंसी का मतलब तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि जिन लोगों के अंदर ये कैपेबिलिटी हो, वो इतने अच्छे हों कि उस काम को कर पाएँ, उनके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए। सो जो स्टाफिंग होती है वो क्या करती है, आपको हेल्प करती है ऐसे कॉम्पिटेंट लोगों को ढूंढने में जो कि ऑर्गेनाइजेशन की उन जॉब पोजीशंस को ऑक्यूपाई करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में। सेकेंड इंपॉर्टेंस ये कहती है इट मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। साथ ही साथ स्टाफिंग जो होती है उसके थ्रू क्या होता है, राइट पर्सन राइट जॉब पे पहुंच पाता है। यानी कि आप सही पर्सन को सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू हिज और हर एबिलिटीज़ एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या उस पोजीशन पे जो कंपिटेंसी चाहिए उसके बेस पे आप लोगों को सेलेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस भी हाई हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंस कहती है ensures continuous survival and growth of the enterprise through the succession planning for the manager। तो उसके अलावा और क्या होता है कि यहाँ पर जो आपकी प्रॉपर प्लानिंग होती है उसके थ्रू भी एंटरप्राइज को हेल्प मिलती है कि इट कैन ग्रो एंड सर्वाइव इन द कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस कहती है इट हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो भाई ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आप अगर मशीन्स ला के रख लेंगे और आपके पास काम करने के लिए लोग नहीं हैं तो आपकी फर्म नहीं चल सकती। तो स्टाफिंग से एक तो आपको हेल्प मिलती है कि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, फुलर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स का। इससे क्या होता है, बाय अवॉइडिंग ओवर मैनिंग
इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल्स एंड हाई लेबर कॉस्ट। तो ओवर मैनिंग नहीं होती। ओवर मैनिंग का मतलब कि रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा। तो यहाँ पे स्टाफिंग से ऑलरेडी आपको पता होता है कि इतने लोग चाहिए आपको उस काम को करने के लिए, तो ओवर मैनिंग नहीं होती। इससे क्या होता है, अंडर यूटिलाइजेशन भी नहीं होता, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों को लगा दोगे तो उनकी जो भी स्किल्स हैं वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ हाई लेबर कॉस्ट भी बचाता है, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों को रखोगे तो क्या होगा, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। एट द सेम टाइम इट अवॉइड्स डिसरप्शन ऑफ वर्क बाय इंडिकेटिंग इन एडवांस द शॉर्टेज फॉर पर्सनल्स। साथ ही साथ क्या होता है कि सेम टाइम पे स्टाफिंग के थ्रू आपको ये भी पता चल जाता है कि अगर कोई टास्क है, कोई काम है जो आपको मिलने वाला है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग नहीं हैं, तो ये भी स्टाफिंग आपको इंडिकेट कर देती है कि भाई लोगों की कमी है, तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली लोगों को अरेंज करेंगे। फिफ्थ पॉइंट कहता है improves job satisfaction and morale of employee through objective assessment and fair reward for their contribution। साथ ही साथ स्टाफिंग जो होती है वो इस चीज़ में भी हेल्प करती है कि जो एम्प्लॉय का मॉरल है उसको बूस्ट करने में, उसके लिए अकॉर्डिंगली एक इंसेंटिव प्लान डिज़ाइन करने में, साथ ही साथ उसका प्रॉपर असेसमेंट करने में, जिसके थ्रू उसको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं जो भी उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय जो है सेटिस्फाइड होंगे, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू वर्क इन अ बेटर वे फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बट फिलहाल आपके सिलेबस के हिसाब से इस साल ये चीज़ नहीं है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जो है पोस्ट करूँगा, क्योंकि फ्यूचर में ये चीज़ आपके काम आएगी। बिकॉज सीबीएसई ने ऑलरेडी ये चीज़ वैसे बोली थी कि जो भी टॉपिक्स डिलीट हुए हैं उनको भी पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को आगे हेल्प करेगा। बट फिलहाल हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं पोस्ट करूँगा। हम बात कर लेते हैं स्टाफिंग की प्रोसेस की। जो स्टेप है सबसे पहली वो है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि इस स्टेप में मैन पावर यानी कितने लोग आपको चाहिए आप एस्टिमेट करते हो। और सिर्फ नंबर ही नहीं एस्टिमेट करते हो बल्कि टाइप भी एस्टिमेट करते हो कि आपको किस टाइप के लोग चाहिए, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी जो आप कह सकते हैं स्किल्स हैं उनके अंदर क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर डिसाइड हो जाती है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट यानी जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर आपका वर्कलोड एनालिसिस भी होता है और वर्कफोर्स एनालिसिस भी होता है। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब होता है जहाँ पर आप ये असेसमेंट करते हैं कि आपको कितने लोग चाहिए और किस टाइप का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जो कि आपकी वेरियस जॉब पोजीशंस को फिल करेगा और आपके लिए वो टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करेगा जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में आपने रखे हैं। वर्कफोर्स एनालिसिस क्या करेगा? वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब होता है ऑलरेडी जो आपके पास वर्कफोर्स है, यानी आपके पास ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज़ हैं जो पोजीशन पे हैं, उनको एनालाइज करना, ये चेक करना कि जो नंबर एंड टाइप अवेलेबल है आपके पास क्या वो सही है, क्या वो ओवर स्टाफ्ड है या फिर वो अंडर स्टाफ्ड है या फिर ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। यानी कि ओवर स्टाफिंग का मतलब आपने ज़्यादा लोग रखे हैं, अंडर स्टाफिंग का मतलब कि आपने कम रखे हैं, और ऑप्टिमली स्टाफ्ड का मतलब है कि जितनी रिक्वायरमेंट थी उतने आपने रखे हैं। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्म में ना तो ओवर स्टाफिंग होनी चाहिए ना फिर अंडर स्टाफिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो अगेन काम नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ जाएगी। अगर आपने कम कर दिया तो एफिशिएंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी और इफेक्टिवनेस भी नहीं आएगी, बिकॉज वो टाइम पे कंप्लीट कभी भी नहीं होगा। तो ये दोनों सिचुएशंस भी जो हैं वो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि जब आप वर्कलोड एनालिसिस करते हैं, वर्कफोर्स एनालिसिस करते हैं, तो उसके बाद जो सिचुएशन आएगी सामने आपके, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजंस भी लेने होते हैं। जैसे कि इन अ सिचुएशन ऑफ ओवर स्टाफिंग समवेयर वुड नेसेसिटेट एम्प्लॉय रिमूवल और ट्रांसफ़र एल्सवेयर। अगर ओवर स्टाफिंग हुई है तो या तो आप कुछ एम्प्लॉयज़ को रिमूव करेंगे या फिर आप उनका ट्रांसफ़र करेंगे किसी और ब्रांच में। सिमिलरली अगर सिचुएशन होगी जहाँ पर अंडर स्टाफिंग हुई है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो नेक्स्ट स्टेप है आपकी रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का जो मतलब है वो ये होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर आप क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को ढूंढते हैं, यानी कि जो आपको लगता है इस टाइप का एम्प्लॉय हमें चाहिए, आप उसे ढूंढते हैं और आप क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में या वेरियस मीडिया के थ्रू या फिर आप कोई और सोर्स यूज़ करते हैं, और आप क्या करते हैं उन एम्प्लॉयज़ को, यानी जो आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ उनको स्टिमुलेट भी करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं कि वो आएँ और आपकी फर्म में उन वेकेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई करें। अब रिक्रूटमेंट की पूरी एक प्रोसेस है जिस पे एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा और आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं आपको पढ़ाऊँगा ये टॉपिक्स, तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर रिक्रूटमेंट क्या होती है। अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो अगेन थर्ड स्टेप जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन की भी अपने आप में एक पूरी प्रोसेस है जिस पे आपको आने वाले टाइम में वीडियोस
मिलेंगे। आज हम सिंपल वे में समझ रहे हैं कि आखिर सिलेक्शन क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर आप क्या करते हैं, जो पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट हैं उनमें से आप बेस्ट वन सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि भाई आपने रिक्रूटमेंट करा, आपने एडवर्टीजमेंट दिया, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, तो उसमें से जो बेस्ट है उसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इवन इन केस ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब वेयर द चॉइस स्पेस इज़ वेरी नैरो, द रिगर ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस सर्व्स टू इम्पॉर्टेंट पर्पसेस। तो भाई अगर ऐसी पोजीशन है जहाँ की हाईली स्पेशलाइज्ड बंदा चाहिए और वहाँ पर चॉइस जो होती है बहुत कम होती है, तब भी ये रिगरस प्रोसेस फॉलो करी जाती है। और क्यों? इससे दो पर्पसेस जो हैं वो सॉल्व होते हैं। एक चीज़ तो ये कि इट इंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशन गेट्स बेस्ट अमंग द अवेलेबल। तो एक तो ये इंश्योर हो जाता है कि जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो बेस्ट वन है उन अवेलेबल कैंडिडेट्स में। साथ ही साथ सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज भी एनहेंस करता है उस सेलेक्टेड पर्सन की, क्योंकि उसको ये मैसेज जाता है कि उसका सिलेक्शन कितनी रिगरस प्रोसेस के बाद हुआ है, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो सीरियसनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी बनी रहती है। यहाँ पर और चीज़ें भी दी गई हैं कि इसमें इंटरव्यूज़, टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जिनको कि बाद में डिस्क्राइब किया जाएगा। ऑब्वियसली सिलेक्शन की प्रोसेस है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो लोग इन चीज़ों को क्लियर कर देते हैं, इंटरव्यूज़ को एंड ऑल, तो उनको लास्ट में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो मिलता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें कि ऑफर होता है एम्प्लॉयमेंट का, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी होती है। सो उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट स्टेप जो है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो भाई जब आपका सिलेक्शन हो गया तो आप क्या करते हैं, आपको ऑफर दिया जाता है कि आप आइए और ज्वाइन करिए। तो जो ज्वाइनिंग है दैट इज़ प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आपको प्रेजेंट जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फेमिलराइज किया जाता है। तो जो फेमिलराइजेशन की प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कॉलेजेस में भी होता है, ओरिएंटेशन स्कूल्स में भी होता है, जहाँ पर जो नए एडमिशन्स हुए होते हैं उनके पेरेंट्स को कई बार बुलाया जाता है स्कूल में और उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है विद द मैनेजमेंट, विद द प्रिंसिपल एंड ऑल। साथ ही साथ ओरिएंटेशन जो होता है वो आपका कॉलेज में भी होता है, जिसे आप फ्रेशर्स पार्टी बोलते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होता है, यही चीज़ होती है कि ये जो नए बच्चे आए हैं उनका इंट्रोडक्शन कराया जाता है, उनको मिलवाया जाता है विद द ओल्डर वंस, या आप कह सकते हैं जो आपके सीनियर्स होते हैं उनसे। सेम वे में ऑर्गेनाइजेशन में भी यही चीज़ करी जाती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो ऑब्वियसली ट्रेनिंग को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन विच इंक्रीजेज द नॉलेज ऑफ अ पर्सन अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, या उसके स्किल्स को डेवलप करने में ट्रेनिंग जो है वो हेल्प करती है। अब यहाँ पे साफ लिखा भी है कि भाई हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो टॉप लेवल तक जाए। तो ऐसे में जो ट्रेनिंग होती है, कई बार जो कंपनीज होती हैं उनका इन हाउस ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, यानी कि अपनी कंपनी में प्रोवाइड करते हैं, और कई बार क्या होता है उनके टाई-अप्स होते हैं विद डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स जो कि एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रेनिंग जो है उसका बेनिफिट दोनों को मिलता है, एम्प्लॉय को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी, क्योंकि एम्प्लॉय की जो स्किल है वो इम्प्रूव हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। एंड दिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय ऑल्सो, यानी कि वो जो एम्प्लॉय है जिसको अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि फ्यूचर में जब वो स्विच करेगा किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो भी उसको हेल्प मिलेगी एंड करियर एडवांसमेंट आप कह सकते हैं इन शॉर्ट उसका हो पाएगा। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट स्टेप है इस प्रोसेस में वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि जब ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो जाता है और एम्प्लॉय जो होता है उसने एक टाइम ड्यूरेशन तक फर्म के लिए काम कर दिया होता है, तो वहाँ पर उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, देखा जाता है कि क्या जिस पर्पस से या जिस ऑब्जेक्टिव से उसको अपॉइंट किया गया है वो फुलफ़िल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्या वो अपनी पोजीशन पे रहते हुए अपनी जॉब की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें फॉर्मल या इनफॉर्मल कोई ना कोई मीन्स होता है जिसके थ्रू अप्रेज करते हैं वो एम्प्लॉय को। जनरली अप्रेजल का मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट माना जाता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है उसका मतलब है इवेल्युएट करना एम्प्लॉय को, करेंट पास्ट परफॉर्मेंस जो भी उसका है वो भी अगेंस्ट सम सॉर्ट ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। आपने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स रखे हैं जिनके अगेंस्ट आप चीज़ें मेजर करोगे, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे। यहाँ पर ये भी होता है कि जो एम्प्लॉय है ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको वो स्टैंडर्ड्स पता हो, यानी उसका जो भी सुपीरियर होता है वो क्या करता है, उसको पहले से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो उसे इवेल्युएट करेगा वो भी अगेन उसके सुपीरियर को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, इवन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेगा कि उसका परफॉर्मेंस किस टाइप का है। तो इस प्रोसेस में सिंपल सा फंडा है कि आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं अगेंस्ट सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट स्टेप है इसकी वो है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। इट बिकम्स नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस करियर रिलेटेड इशूज़ एंड प्रमोशनल एवेन्यूज़ फॉर देयर एम्प्लॉयज़। तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पर उसे अपने एम्प्लॉयज़ को आगे प्रमोशन जो है प्रोवाइड करना होता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं सो दैट दे कैन promote themselves to the higher positions. Management needs to design activities to serve employee long-term interest also.
दे मस्ट एनकरेज एम्प्लॉयज़ टू ग्रो एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैनेजर्स का रोल अगेन आ जाता है एक बार फिर से कि उनको एनकरेज करना होता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको पहचानें और अपनी पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंगली वर्क करें ताकि वो फ्यूचर में ग्रो कर सके। प्रमोशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल्स करियर। तो प्रमोशन जो होता है वो भी हर एक इंसान के करियर का पार्ट होता है। आप भी क्या करते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट होते जाते हैं। सिमिलर वे में ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज़ होती है कि जब एक जो जॉब पोजीशन पे आप वर्क करते हैं तो अगेन आप क्या करेंगे, चाहेंगे कि आप नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करें हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, साथ साथ हायर पेमेंट के साथ, और इसी से आपको सोशल रिकग्निशन भी मिलता है। दे रेफर टू बीइंग प्लेस्ड इन अ पोजीशन ऑफ इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे यूजुअली मीन मोर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका प्रमोशन होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा पे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ज़्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। सो अगर हम इस प्रोसेस की नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो वो है कॉम्पनसेशन। अब कॉम्पनसेशन आप सभी को पता होगा कि भाई जब कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा तो ऑब्वियसली वो सैलरी के लिए ज्वाइन करेगा, पैसे के लिए ज्वाइन करेगा। सो आप ये कह सकते हैं कि कॉम्पनसेशन का मतलब होता है द प्राइस ऑफ द जॉब, यानी कि जिस जॉब पे, जिस पोजीशन पे वो वर्क करने जा रहा है उसके लिए जो उसको प्राइस पे किया जाएगा उसकी सर्विसेज के लिए, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पे जो कॉम्पनसेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज अगर प्रॉपर कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा एम्प्लॉय को तो वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जो कॉम्पनसेशन होता है, ठीक है, वो इन फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स होता है, और यहाँ पर ये डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे कि वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव्स, कमीशंस, बोनसेस, और इनडायरेक्ट पेमेंट भी होते हैं कई बार, जैसे कि एम्प्लॉय क्या करता है, इंश्योरेंस पे करता है, या फिर वेकेशंस के लिए पैसा दिया जाता है, या और फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तो वो आपके इनडायरेक्ट जो होते हैं कॉम्पनसेशन होते हैं। डायरेक्ट फाइनेंशियल जो पेमेंट्स होते हैं उनको भी दो टाइप से क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें कि आपका एक होता है टाइम बेस्ड और एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड जो होता है उसका मतलब होता है कि सैलरी जो आपको मिल रही है, इट कैन बी सैलरी और वेजेस इन फॉर्म ऑफ मनी विच इज़ पेड डेली, वीकली, मंथली या फिर एनुअली। उसके अलावा जो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है वहाँ पर क्या होता है, आपकी जो सैलरी या जो भी वेजेस आपको मिल रही होती हैं वो आपको अकॉर्डिंग टू पीस वर्क मिल रही होती है। ये भी एक टाइप का सिस्टम है, पीस वेज सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितने पीसेस या जितना काम आपने किया उसके अकॉर्डिंगली आपको अमाउंट मिल रही है। फॉर एग्जांपल आपसे बोला गया कि भाई 100 चेयर्स आपको बनानी है, अब आप 100 चेयर बना रहे हो और पर चेयर आपको 5 रुपीज़ मिल रहा है, तो ये जो है 5 इंटू 100 आप करेंगे तो यानी 500 रुपीज़ बन जाएंगे पर डे के। तो इस हिसाब से जो प्लान है अगर वो इस टाइप का है जिसमें पीस के हिसाब से मिल रहा है पर पीस के बेसिस पे, तो दैट इज़ कॉल्ड पीस वेज सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है इसका कॉन्सेप्ट है, बट इसके भी अपने ड्रॉबैक हैं, क्योंकि जब पीस वेज सिस्टम में चल रहा होता है तो होता क्या है कि जो पर्सन होता है, जो भी एम्प्लॉई है जो काम कर रहा है, वो क्या करता है, क्वालिटी इंश्योर नहीं करता, क्योंकि उसके माइंड में ये चीज़ चल रही होती है कि बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पीस बनाने हैं सो दैट मेरी जो वेजेस हैं आज की वो ज़्यादा हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे कॉम्पनसेशन का पार्ट है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं, यहाँ पे दिया भी है कि आपको बहुत सारे फैक्टर्स माइंड में रखने होते हैं बिफोर डिसाइडिंग दिस कॉम्पनसेशन, जैसे कि लेबर मार्केट की कंडीशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उसके अलावा लीगल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस क्या है, कंपनी की इमेज क्या है, पॉलिसी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, कॉस्ट क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स क्या है, एंड जो भी जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी आपको सारी की सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती है कि हाउ मच कॉम्पनसेशन यू आर गोइंग टू पे टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉई। सो आज के वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस के बारे में एंड और भी कुछ टॉपिक। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।